नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। बिहार विधानसभा चुनावों का औपचारिक ऐलान बस होने को है, लेकिन यह बिहार की राजनीति है जो तारीखों की प्रतीक्षा नहीं करती, बल्कि अपने फैसलों से राजनीतिक कैलेंडर्स की तारीखें खुद तय करती है। हर बार बिहार राजनीति का ऐसा अध्याय लिखता है जो देश की राजनीति में गूंजता है। गूंज रहा है फिर से सुशासन, जंगल मंडल और कमंडल। किसमें कितना दम है भैया, अरे किसमें कितना दम है भैया, अरे किसके दल में कितने दलदल। आई बिहार चुनाव की बारी, सबकी अपनी अपनी तैयारी। लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता। ये चुनाव के पहले क्यों जागे हैं अभी? 15 साल से उन लोगों ने कोई काम किया है? कोई काम नहीं किया। तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। और ये दिखाता है कि जन स्वराज के आने के बाद बिहार की राजनीति कैसे बदली है। तेजस्वी आगे आगे और ये सरकार पीछे पीछे। कि हिंदुस्तान में वोट चोरी की जा रही। आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? दुनिया की कोई ताकत मुझे सीमांचल और बिहार आने से रोक नहीं सकती। चुनावी शतरंज पर चाल सब चल रही है। कोई ढाई चाल की तैयारी करे बैठा है तो कोई तिरछा चल रहा है। किसी की तैयारी प्यादों को आगे करके बाजी जीतने की है तो कोई डायरेक्ट शह और मात की फिराक में है। सबकी नजर पैनी गड़ी हुई है। शुरुआत में 10,000 रुपये हर परिवार की एक महिला। 20 साल से किसकी सरकार थी? 20 सालों से क्या किया महिलाओं के लिए? पूरे बिहार की महिलाओं के उत्थान के लिए हर जगह काम कर रहे हैं। ये बिहार की जनता को बेवकूफ ना समझे नरेंद्र मोदी जी। ये बिहार का चुनाव है जहां बेगानों को अपना होते देर नहीं लगती और बात बिगड़ जाए तो अपने भी पल में बेगाने हो जाते हैं। संबंधों की परिभाषा भूले भूल जाएं, लेकिन किस्सा कुर्सी का सबको याद है। हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए। तो पहले उन्होंने कह दिया कि भाई भारत का प्रधानमंत्री राहुल जी होंगे, और उनको ये एक्सपेक्टेशन था कि राहुल जी भी कह देंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे, लेकिन ऐसा जब नहीं बात आई तब एक तरह से कहिए कि हारे हुए हैं। देश की राजनीति के चाणक्यों को भी बिहार के चुनावी समीकरण समझने के लिए मंथनों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था, रोजगारी नहीं था, बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था, हर गांव हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था। ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। चुनाव की दहलीज पर खड़े बिहार का माहौल इन दिनों ऐसा स्पष्ट संदेश दे रहा है कि दिल्ली की सियासत जिसके लिए भी जरूरी है, तो बिहार में दबदबा बनाए रखना उसकी मजबूरी है। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए, एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है।
1990 के बाद से बिहार में गठबंधनों का दौर शुरू हुआ था, जो डेमोक्रेटिक फ्रंटों से महागठबंधनों के दौर तक आया। कमोबेश मुकाबला भी एनडीए वर्सेस महागठबंधन के बीच है, लेकिन छोटे दलों की बड़ी तैयारी भी दिखाई दे रही है। ये बिहार के लोगों की ताकत है कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को, जो बिहार में अपने अस्तित्व के लिए कई दशकों से लड़ रही है और बिहार में राजद का पिछलग्गू पार्टी है, उसने भी अपनी ओर से अपने बड़े शीर्षस्थ नेताओं को यहाँ बुलाया है। और ये दिखाता है कि जन स्वराज के आने के बाद बिहार की राजनीति कैसे बदली है। हर दल को, हर नेता को बिहार में सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बेचैनी चेहरों की स्वीकार्यता की है। पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया, अब बहुत बुरा हाल था। आज जैसे ही ये सरकार आई, लगातार काम किया गया है। तेजस्वी आगे आगे और ये सरकार पीछे पीछे। इसलिए आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। आवाज नहीं आ रहा, डुप्लीकेट की ओरिजिनल चाहिए ना, तो सरकार को भगाना है ना। अब मिल करके सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को हम लोग साथ लेके चलेंगे और एक नया बिहार बनाएंगे। बेचैनी मुद्दों की है। सच्चाई है, ये 2014 से पहले गुजरात में शुरू हुआ और 2014 में नेशनल लेवल पे ये लोग इसको लाए कि हिंदुस्तान में वोट चोरी की जा रही है। न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान किए रहते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें। बेचैनी वोट बैंकों को साधने की है। हैदराबाद से आया है। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूँ, चांद से नहीं आया हूँ। मैं हैदराबाद से जरूर आया हूँ और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा आता रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे सीमांचल और बिहार आने से रोक नहीं सकती। अगर मेरे आने से तुम्हारी नींद हराम हो गई है, तुम्हारा चैन बर्बाद हो चुका है, तो मेरा आना कामयाब हो गया, क्योंकि तुम इस आवाम को धोखा दे रहे थे। आज आवाम में बेदारी पैदा हो गई। एक बेचैनी गठबंधनों के बीच सीट बंटवारे की जद्दोजहद की भी है। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग की प्रक्रिया अच्छे ढंग से, पॉजिटिव तरीके से सबको मिलजुल कर लेके जा रही है और मुझे विश्वास है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग अच्छे समय पर, अच्छे तरीके से तालमेल बनाकर संतुलन करके हम घोषणा करेंगे। बस जल्दी हो जाएगा, हम लोग यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब चीज लगभग अब तय होने वाला है, जल्दी अनाउंसमेंट होगा। रणनीतियों के दौर चल रहे हैं, राजनीतियों के दांव चल रहे हैं, चुनावों की तारीख का ऐलान होने को है, लेकिन जंग शुरू हो चुकी है, दमखम परखे जा रहे हैं और संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। कहने को एक राज्य का चुनाव है, लेकिन दिल्ली तक इसकी धमक सुनाई दे रही है। चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का, बीजेपी फ्रंट फुट पर बैटिंग करने के लिए मशहूर है। फिर ये तो बिहार चुनाव है। केंद्र सरकार के सबसे बड़े नेता बिहार में फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की किश्त ट्रांसफर को हरी झंडी दिखाई। गृह मंत्री अमित शाह ने 12 दिन में बिहार के 2 दौरे कर लिए। तो चुनावी रथ को बिहार में दौड़ाने की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को दी गई, जो पिछले चुनाव में भी बिहार में सह प्रभारी थे। बीजेपी ने चुने प्रभारी, शुरू करी भारी तैयारी। मोदी शाह की ताकत सारी, अपनी पूरी टीम उतारी। भैया बीजेपी का प्लान बड़ा है, इम्तिहान पर बहुत कड़ा है।
बीजेपी ने मिशन बिहार में अपने सबसे पुराने जांचे परखे फॉर्मूले को सबसे तेज धार दी है। महिलाओं के विश्वास को जीतने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को प्रारंभ करके बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में डायरेक्ट 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। उत्तर प्रदेश में कभी 2 लड़कों की जोड़ी ने जोर पकड़ा था, बिहार में 2 भाइयों की जोड़ी के रास्ते महिला विकास के वास्ते का दावा है। आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इन वोटों की ताकत बीजेपी खूब अच्छी तरह जानती है। 2020 में एनडीए और महागठबंधन के बीच अंतर सिर्फ 0.23% वोटों का ही था, यानी कुल 12,768 वोट के अंतर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन पाए थे। माना गया कि महिला वोटर्स ने उनकी कुर्सी बचा ली थी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से बीजेपी सहित पूरे एनडीए की उम्मीदें महिला वोटर्स को लेकर बढ़ी हैं। सर पैसा मिलेगा तो दुकान खोलेंगे और पूंजी सरकार देंगे तो और बढ़ाएंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे। हम बकरी पालन करेंगे और उसी से आगे बढ़ाएंगे और अपना दिल में सोचे हैं उससे आगे से किराना दुकान करेंगे। हम सिलाई मशीन चलाते हैं और उससे हम आगे करेंगे सिलाई मशीन। बिहार में पुरुष वोटर महिला वोटर से संख्या में सिर्फ 41 लाख ज्यादा है, जबकि वोट डालने में महिलाएं पुरुषों से आगे रहती हैं। 2010 में 162 सीटों पर महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया। 2015 में 202 सीटों पर महिलाओं के वोट अधिक पड़े। 2020 में 166 सीटों पर महिला वोटर ज्यादा आईं। महिला वोटों की ताकत को विपक्ष भी भली भांति जानता है, इसलिए महिला हितों का वास्ता देते हुए ही मोदी नीतीश की जोड़ी पर हमलावर है। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब बड़ी संख्या में हम महिलाओं को 10,000 रुपए दे देंगे। क्यों? ताकि आप अपना वोट उनको दें। तो जब आपको सिर्फ चुनाव के पहले स्कीम दी जा रही है, सिर्फ चुनाव के पहले पैसे दिए जा रहे हैं, आपको समझना चाहिए। एक ट्रांजैक्शन तो कर देंगे, 2 कर देंगे, चुनाव तक जितना हो सकता है पहले कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये जो दे रहे हैं 10,000 रुपए, ये उधार रूप है, ये वसूलने का काम करेंगे। बीजेपी केंद्र में मोदी सरकार के स्थायित्व में बिहार की नीतीश सरकार की भूमिका को समझ रही है, इसीलिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देना चाहती। बतौर प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और उनके सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को उतारा गया है। धर्मेंद्र प्रधान का चुनावी कौशल ये है कि उनकी रणनीति के चलते पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और ओडिशा में नवीन पटनायक मुख्यमंत्री रहते अपनी सीट हार चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी काफी पहले से ही बिहार को लेकर सक्रिय हैं और ये सक्रियता अब और बढ़ रही है। हमें वो दिन भी नहीं भूलने हैं जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था। उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार मेरे बिहार की माताओं बहनों को, यहाँ की महिलाओं को ने ही झेली है। ये माना जा रहा है कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को भी अंतिम चरण में ला चुकी है और इस बार भी कई तरह के प्रयोग देखने को मिल सकते हैं, जैसे सांसदों, पूर्व सांसदों या मंत्रियों का विधानसभा चुनाव लड़ना, कई पुरानों का टिकट कटना, नयों को मौका मिलना। देखने वाली बात यह भी है कि बीजेपी अपना चुनाव प्रचार अभियान सभी 243 सीटों के लिए शुरू कर चुकी है। बीजेपी ने रथ यात्राओं के माध्यम से बिहार की जनता के मन तक पहुंचने की कोशिशें तेज कर दी हैं।
सरकार ने, एनडीए सरकार ने समाज के लिए, बिहार के लिए, विकसित बिहार का सपना पूरा करने के लिए जो प्रयास किया है, हम उस प्रयास को जनता तक पहुंचाएंगे। लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने मिशन बिहार पर बीजेपी की गाड़ी 5वां गियर लगा चुकी है। बहुत ही सुंदर है। आजादी के बाद ये पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस ने बिहार में CWC की बैठक बुलाई। इस बैठक में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जुटे। कुछ जानकारों का मानना है कि ये इस बात का इशारा है कि कांग्रेस बिहार चुनाव को लेकर गंभीर है। राहुल गांधी की यात्रा चली, प्रियंका बिहार में एक्टिव हैं, पर सवाल यह है कि कभी बिहार में सरकार चलाने वाली पार्टी आज गठबंधन में जूनियर पार्टनर की हैसियत से कितना आगे बढ़ पाएगी। पहली बार बिहार में कांग्रेस का प्लान CWC मीटिंग से पार्टी में फूके प्राण, जुटे अगर तीनों गांधी, उठेगी क्या कोई आंधी। पहली बार बिहार में कांग्रेस का प्लान CWC मीटिंग से पार्टी में फूके प्राण, जुटे अगर तीनों गांधी, उठेगी क्या कोई आंधी। गठबंधनों की राजनीति भी अजब होती है। नजर प्रतिद्वंद्वियों पर, लेकिन दबाव अपने ही साथियों पर बनाना पड़ता है। इसी की तस्वीर है बिहार में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक। अब तक के इतिहास में कांग्रेस ने बिहार में पहली बार ये बैठक की है। ये एक ऐतिहासिक CWC थी और यहाँ से जो संदेश गया है लोकतंत्र को बचाने की दिशा में, इस CWC की बैठक का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सीएम फेस का कोई मतलब है? सीएम फेस का कोई मतलब है? अभी एनडीए को हराना है, इंडिया को जिताना है। पूरा महागठबंधन ने एक रास्ता दिखाया है, बिहार ने रास्ता दिखाया है देश के लोगों को कि प्रजातंत्र को बचाना है तो सबको साथ आना होगा। देखने में कांग्रेस की बैठक है जिसमें तमाम कांग्रेसी दिग्गज जुटे, लेकिन इसके कई मायने भी हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है 1990 के बाद से कांग्रेस के लिए बंजर हो चुकी बिहार की धरती में उम्मीदों की हरियाली उगाने की कोशिश। 1990 के बाद देश में मंडल कमंडल की राजनीति शुरू हुई। कांग्रेस बिहार की सत्ता से ऐसे बाहर हुई कि फिर वापसी नहीं कर सकी। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन महागठबंधन में आरजेडी के सामने छोटी पार्टी की तरह अपनी भूमिका रखने के लिए मजबूर है। इस बार संदेश बड़ा देने की कोशिश है। कांग्रेस की उलझन को बिहार में समझना मुश्किल नहीं है। उसे सीट से लेकर सम्मान तक पर आरजेडी से समझौता करना पड़ता है, लेकिन इस बार सीट शेयरिंग में उसे सम्मान भी चाहिए और जीतने वाली सीटें भी चाहिए। यही कारण है कि कांग्रेस बिहार में अपना पूरा दम लगा रही है। कांग्रेस ने काफी पहले कन्हैया कुमार को मैदान में उतार दिया था और कांग्रेस ने बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर यात्रा की। उसके बाद राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर बिहार की जमीन से राजनीति के माहौल में गर्मी बढ़ाई, वोटर अधिकार यात्रा निकालकर। दरअसल कांग्रेस बिहार में हर कदम फूंक फूंक कर उठा रही है और यही वजह है कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस सवाल का जवाब कांग्रेस टाल रही है। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दरअसल कांग्रेस बिहार की बाजी बड़ी रणनीति के साथ खेल रही है। अगर तेजस्वी के नाम का समर्थन कांग्रेस करती है तो गैर यादव और सवर्ण वोटर्स से छिटकने का डर है। दूसरे, इसी के साथ वो सीट शेयरिंग में अपना दबदबा बढ़ा सकती है। कांग्रेस 76 उम्मीदवारों की लिस्ट तेजस्वी यादव को सौंप चुकी है और जल्द ही सीट शेयरिंग के मुद्दे को सुलझाना चाहती है। कांग्रेस का प्लान इस बार बिहार में महागठबंधन के कैंपेन का नेतृत्व करने का भी दिख रहा है। लालू एंड फैमिली में इन दिनों सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। तेज प्रताप यादव पहले ही पार्टी से बाहर थे, अब उन्होंने अपनी पार्टी भी लॉन्च कर दी। यही नहीं, लालू की बेटी रोहिणी आचार्य परिवार से खफा नजर आई। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने दिल की बात खुलकर कही। जेडीयू और बीजेपी के लिए यह आरजेडी को घेरने का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आरजेडी में चल रही जमकर खींचातान, पहले तेज प्रताप कटे फिर बहन ने खींची कमान। आरजेडी में चल रही जमकर खींचातान, पहले तेज प्रताप कटे फिर बहन ने खींची कमान। भैया सर पे आया चुनाव, फैमिली में है बहुत तनाव।
हम लोग मिलकर के बिहार बनाएंगे। विधायक जी यहाँ पे नजर ही नहीं आते हैं। देखिएगा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। बिहार के लिए, देश के लिए अच्छा है। बिहार की राजनीति का सबसे ताकतवर परिवार अब खुद राजनीति की सबसे बड़ी उलझन में है। लालू परिवार धड़ों में बढ़ता दिख रहा है। सवाल यह नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, सवाल यह है कि इसकी कीमत क्या आरजेडी को आने वाले चुनाव में चुकानी पड़ेगी। पहला धड़ा तेजस्वी यादव, जो लालू के बाद उनके अघोषित उत्तराधिकारी हैं। आरजेडी का पूरा काम अब इनके ही हवाले है। उम्मीदवार और टिकट बंटवारे में वीटो तेजस्वी के पास है। दूसरा धड़ा तेज प्रताप यादव, जिनको पार्टी और परिवार से निकाला गया। अब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है और चुनाव लड़ने को तैयार है। परिवार की इस लड़ाई में अब बहन रोहिणी आचार्य भी खुलकर सामने आ गई हैं। संजय यादव के बढ़ते प्रभाव पर उन्होंने सोशल मीडिया पर सीधा हमला बोला। तेजस्वी की सीट पर संजय यादव के बैठने पर सवाल उठाए। एक्स पर लालू और तेजस्वी को अनफॉलो कर दिया। फेसबुक प्रोफाइल से लालू यादव की तस्वीर हटा दी और अब पिता को किडनी देने के सवाल उठाने वालों पर भड़कते हुए साजिश का आरोप लगाया। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से, हमारी बहन का। रोहिणी विवाद के बाद आरजेडी ने डैमेज कंट्रोल के लिए 2-3 पिछड़े नेताओं को सामने किया। कभी भी रोहिणी दी की इच्छा अपने स्वार्थ में नहीं रही है, पार्टी को आगे बढ़ाने में रही है और शुरू से ही हमारा साथ दिया है, हमारे साथ रही है और हमको आगे बढ़ाने में जो कर सकती हैं वो उन्होंने किया है। ना टिकट पाना, ना टिकट किसी को दिलवाना, ना कोई पद पाना, ना राज्यसभा, ना लोकसभा, ऐसी कभी भी उनकी इच्छा नहीं थी। जो हमारी पार्टी है वो एकजुट है और ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी जो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, जो समता का, समाजवाद का और सौहार्द के महायोद्धा हैं, जिनके विचार पे और कर्म पे ये पार्टी चल रही है, उस पार्टी में गलतफहमियां नहीं है। उधर सबसे बड़ी बहन मीसा भारती खामोश हैं, लेकिन तेज प्रताप खुले तौर पर बहन रोहिणी के साथ खड़े हैं। परिवार के भीतर ये खींचतान अब किसी से छुपी नहीं है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। आज जो कुछ लालू परिवार में हो रहा है उसकी शुरुआत 2015 से होती है। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव। 2015 में जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, तस्वीर साफ हो गई कि लालू का उत्तराधिकारी कौन है। तेज प्रताप को छोटा मंत्रालय मिला। कहा जाता है कि यहीं से बगावत के बीज पड़ गए। कभी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के सबसे बड़े बेटे के तौर पर तेज प्रताप यादव को युवराज कहा गया था, लेकिन आज वो न पार्टी में है न परिवार में। तेज प्रताप अब अपनी राजनीतिक पहचान के लिए खुद लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो पार्टी का नेता होता है उसका लगता है, तो जो पार्टी का नेता होगा उसका लगेगा। तो उनका अलग दल है, उनका राष्ट्रीय जनता दल है। तो पार्टी का होर्डिंग पे किसका फोटो है नहीं है फोटो, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तेजस्वी जी की भी होर्डिंग लगी हुई है डाक बंगला पे, तो उसमें भी माता पिता की फोटो नहीं है। कम से कम उसमें होनी चाहिए थे, क्योंकि उन्हीं का पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, तो पिताजी का पार्टी है, तो उनका फोटो क्यों गायब किया गया? तेज प्रताप पर लालू यादव चुप है और राबड़ी देवी केवल मां की भूमिका में। तेजस्वी यादव की लीडरशिप पर अब कोई सवाल नहीं उठाता, पार्टी के भीतर भी और बाहर भी। परिवार में टूट ने आरजेडी विरोधियों को मौका दे दिया है।
गलत मानसिकता और गलत कमाई का अन्न खाने से वातावरण भी गलत बनता है और उसका असर देर सवेर दिखाई पड़ता है। गेंद लालू जी आपके पाले में है कि क्या वह बिटिया जिसने किडनी दान करके आपकी प्राण रक्षा की, अपने भाई के राजनीतिक जीवन रक्षा के लिए वह परेशान है, क्या न्याय की गुहार वह लगा रही है? क्या न्याय की गुहार में आप पारिवारिक न्यायाधीश हैं? आपके मुखार वृंद से निर्णय सुनना चाहते हैं आपके परिवार के लोग। लालू प्रसाद यादव सक्रिय राजनीति से लगभग दूर हैं। उनके उत्तराधिकारी तेजस्वी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती पार्टी और परिवार दोनों को संभालने की है। आरजेडी के अंदर अब पूरा नियंत्रण तेजस्वी यादव के हाथों में है। संजय यादव उनके सबसे करीबी सलाहकार बन चुके हैं। परिवार के भीतर असंतोष की बड़ी वजह यही मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे से लेकर सोशल मीडिया तक अब सब कुछ संजय यादव के हाथ में है। आरजेडी के वोट बैंक में असमंजस है। तेज प्रताप की सभाओं में भीड़ है, लेकिन वो कितनी ऑर्गेनिक है ये कहना मुश्किल है। लालू यादव की विरासत को बचाने की जिम्मेदारी तेजस्वी के कंधों पर है, लेकिन विरासत के घर में ही जब दीवारें खींच रही हो तो लड़ाई आसान नहीं होती। बिहार चुनाव में इस बार कई मुद्दे हैं जिस पर सभी पार्टियां जोर शोर से मेहनत कर रही हैं। महिला वोटरों को लुभाने में बीजेपी और आरजेडी में जुबानी जंग चल रही है। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस आक्रामक है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि इन तमाम मुद्दों को लेकर किस पार्टी में कितना दम है। चुनाव बिहार का मुद्दों की ये खान, लेकिन जनता को सही मुद्दों की पहचान। करे नेताजी वादे, जनता सब समझे इरादे। अरे भैया करे नेताजी वादे, जनता सब समझे इरादे। अरे भैया करे नेताजी वादे, जनता सब समझे इरादे। भारत माता की। बिहार चुनाव में इस बार मुद्दे तो कई हैं। जनता के मन से लेकर नेता के मान तक सब कुछ इस बार के चुनाव में दांव पर है। नीतीश कुमार जिंदाबाद। कोई पीएम को गाली दे रहा है तो कहीं भ्रष्टाचार के आरोप से शुरू हुई लड़ाई मानहानि तक आ गई है। गाली। पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन की एक रैली में उनकी मां को गाली दिए जाने का मुद्दा उठाया। तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अलग दांव खेल दिया। गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। माँ योजना की शुरुआत की जाएगी, बेटी योजना की शुरुआत की जाएगी, माई बहन मान योजना की शुरुआत की जाएगी। मुद्दा यह भी है कि ये चुनाव चेहरे का है या चेहरे पर चुनाव है। बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के निर्विवाद नेता हैं, लेकिन विपक्ष का दावा है कि नीतीश अगले सीएम नहीं होंगे। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव सीएम का चेहरा है, लेकिन साथ ही कांग्रेस की इस पर चुप्पी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। चेहरे के मुद्दे के पीछे है सीटों का गणित, क्योंकि इसको सुलझाए बिना इंडिया गठबंधन में एकता मुश्किल है और बिना सीटों के गणित को साधे एनडीए की सत्ता में वापसी मुश्किल है। मोदी जी का स्वागत है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप सब लोग एक रहना है, हम फिर आप लोगों के बीच आएंगे और इस बार 243 सीट तक तेजस्वी चुनाव लड़ेगा, तेजस्वी चुनाव लड़ेगा।
मुद्दा तो जाति का भी है, क्योंकि बिहार में बिन जाति सब सून कहा जाता है। जाति जनगणना से लेकर जातिगत आरक्षण तक सब कुछ इन चुनावों में पार्टियों ने झोंक रखा है। बिहार की महिला अकल में नंबर 1 है और सीएम नकल में नंबर 1। मुद्दा सुशासन बनाम जंगल राज का भी है। आरजेडी के राज में बिहार में किस तरह का खौफ था, कोई घर सुरक्षित नहीं था। नक्सली हिंसा का आतंक बेलगाम था और इसका दर्द भी सबसे ज्यादा महिलाओं को सहना पड़ता था। 1 महीने का आप निकाल लीजिए, 100 रेप से कम नहीं हुआ होगा। हत्याएं, जब हमारे घर के बाहर गोलियां चल रही वो नहीं पकड़ा गया, सीएम हाउस के बाहर गोलियां चल रही वो नहीं पकड़ा गया। तो पहले होता था ऐसा। तो ये कहने से कई बार प्रधानमंत्री जी ने कहा, जंगल राज की बात करें, जब पत्रकार को मंत्री पीट रहा है, माँ बहन की गाली दे रहा है, तो जंगल राज नहीं है, कौन सा राज है? 2005 से पहले देखा था कोई मंत्री जो है पत्रकार को खुलेआम जो है पीट रहा है और माँ बहनों की गाली दे रहा है और उसका एफआईआर तक नहीं लिया जा रहा। नेता विरोधी दल को जाना पड़ रहा है एफआईआर दिलाने। ये जंगल राज, आप इसको नहीं मानते? सवाल चुनाव के अंपायर पर भी है, यानी एसआईआर का मुद्दा भी सुलग रहा है। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। सवाल यह है कि मुद्दे चुनाव तक ही सीमित रहेंगे या उन पर सचमुच काम होगा। आदर्श स्थिति में काम होना चाहिए, मगर राजनीति आदर्श स्थितियों की नहीं, आदर्श संभावनाओं की कला है। चुनाव आयोग ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी लिखकर 3 साल से अधिक समय से एक ही जगह पर तैनात अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश दिया है। आयोग ने 6 अक्टूबर तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है और इसीलिए अनुमान है कि 6 अक्टूबर के बाद कभी भी बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।